हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं जेई की प्रेपरेशन के लिए, चाहे आप जेई 2023 के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप जेई 2024 के एस्पिरेंट हैं। तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे होंगे कि मैं पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाऊँ, अच्छा स्कोर कर पाऊँ। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से हमारा बैकलॉग जनरेट हो जाता है ना। बहुत ही मतलब आप कह लीजिए कि ऐसा शब्द है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देता है जब ये बन जाता है। जब बैकलॉग बन जाता है तो हम लाइव क्लासेस लगाने में हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि पुराने चैप्टर हमें आते नहीं, अगला हम समझ नहीं पाते। टीचर हमें कुछ बता रहा होता है, वो पिछले चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो बैकलॉग जब जनरेट हो जाता ना, तो आप एक ऐसे कह लीजिए कि आपकी जेई प्रेपरेशन की जो रोड है उसमें एक बहुत बड़ा ब्लॉक आ जाता है, बहुत बड़ी हर्डल आ जाती है। अगर तो आपने इस हर्डल को ध्यान से, अपनी समझदारी के साथ, काइंडनेस के साथ पार कर लिया तो आपकी प्रेपरेशन राइट ट्रैक पे आ जाएगी। नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए वहीं पर रोक के रखेगा एंड बाकी सब लोग जो है वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बैकलॉग को जल्दी से जल्दी, है ना, इन द फास्टेस्ट मैनर कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आपको बैकलॉग की टाइप्स को समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे बैकलॉग जो है वो किस कारण से, और उनके सॉल्यूशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ आ पाए कि आपको चीज़ों को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। देखो, प्लान के दो हिस्से होते हैं हमेशा। एक आपका प्लान होता है जिसमें आप स्ट्रेटजी बनाते हैं उस चीज़ को अचीव करने की, कोई भी चाहे चीज़ हो, और दूसरा होता है उसकी एग्जीक्यूशन करना। लोग प्लान बना तो लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जैसे आप में से कई लोग टाइम टेबल बना तो लेते होंगे लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते होंगे ना। तो टाइम टेबल फॉलो करने का जो एग्जीक्यूशन वाला प्लान है वो फेल कर जाता है। आज हम उसकी तो बात नहीं करेंगे, आज हम बैकलॉग की ही बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, बैकलॉग जो है वो किस किस तरह का हो सकता है। तो सबसे प्रोमिनेंटली मेजर बैकलॉग ये आता है कि आपके कुछ चैप्टर्स छूट जाते हैं, मतलब आपका जो सिलेबस है ऑन गोइंग उसमें आपको बैकलॉग मिलता है। लेट्स कॉल इट सिलेबस बैकलॉग, जिसमें आपके टीचर आगे निकल चुके हैं और आप पीछे रह गए हैं, है ना। जैसे आपके टीचर लेट से चैप्टर नंबर 4 पे आ गए, आप अभी चैप्टर नंबर 2 तक ही किया है, उन्होंने चैप्टर 4 आज स्टार्ट कराना है। अब चैप्टर 3 आपका मिस हो गया, वो मिस किसी भी वजह से हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वो मिस हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर गए थे, ना, या आपके पास उस ड्यूरेशन में रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर आपका उस ड्यूरेशन में पढ़ने का मन ही नहीं किया। तो अगर आपका चैप्टर 2 तक डन है और आपके टीचर आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 का आपका बैकलॉग है, तो ये आपका पूरा पूरा एक चैप्टर का आप बैकलॉग बना के बैठे हुए हैं। कईयों का यही बैकलॉग जो होता है वो थोड़ा बीच बीच का होता है। जैसे कि आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, वो तो अच्छे से हो गया, लेकिन चैप्टर 3 में लेट से 10 लेक्चर थे, आप उसमें से कुछ लेक्चर लगाए, कुछ नहीं लगाए, कुछ पोर्शन पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, कुछ क्वेश्चन किए, कुछ नहीं किए, कुछ होमवर्क हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब चैप्टर 3 खत्म तो हो गया है लेकिन उसका आप ऐसे कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये जो बैकलॉग है ये आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस का या आपका एक रिवीजन का, है ना, जो ऑनगोइंग चैप्टर है, इसको हम प्रैक्टिस ही बोल देते हैं। लेट्स नॉट से इट रिवीजन, फिर आगे रिवीजन भी आने वाला है। तो आपका ये प्रैक्टिस का बैकलॉग हो सकता है। अच्छा, आपको बताना जरूर है कमेंट करके कि आप कौन सा बैकलॉग फेस कर रहे हैं ना, फिर उसके बारे में हम और आने वाले दिनों में और डिटेल में बताएंगे, वो बता दीजिएगा। ये दूसरा टाइप है।
तीसरे टाइप का बैकलॉग जैसे मैंने अभी लिखा, वो है आपका रिवीजन बैकलॉग। ये एक ऐसा बैकलॉग होता है, ये लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ये हमारा बैकलॉग है। ये साल के एंड में पता चलता है। कैसे? हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 1 पढ़ लिया, हमारा कॉन्फिडेंस भी था, ओके था, कोई बैकलॉग नहीं आया। चैप्टर 2 भी हो गया, चैप्टर 3 भी हो गया, 4 भी कर लिया हमने, 5 भी कर लिया। ऐसा करते करते जब हम चैप्टर नंबर 12 पे आए तो हमारा सिलेबस खत्म हो गया। टीचर ने कहा कि चलो अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब रिवीजन करने लगे तो पता चला चैप्टर 1 तो पूरा ही भूल गए हैं। चैप्टर 1 अब याद ही नहीं आ रहा है। उसको रिवाइज करने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना उसको पहली बार पढ़ने में लगा था। तो अगर भाई उतना ही टाइम लगना है तो फिर तो बेसिकली आपने उसको पढ़ा ही नहीं। तो ये जो बैकलॉग बनता है ये हो जाता है रिवीजन का बैकलॉग, जो कि आपने बेसिकली रिवाइज नहीं किया। सिंस आपने रिवाइज किया नहीं तो आपका जो बैकलॉग है वो बन गया। तो अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे एक एक करके कि ये बैकलॉग जो है वो हम कैसे कवर कर सकते हैं। आपका इसके अलावा कोई और बैकलॉग बना हो जो मेरा कवर करना रह गया है तो वो नीचे कमेंट करके आप बता सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस बैकलॉग, है ना, कि आपका एक पूरा पूरा चैप्टर ही छूट गया। अब उसका क्या किया जाए? आपके टीचर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 छूट गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं 4 ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। सिंपल सोल्यूशन है। पहली चीज ये चेक करिए कि चैप्टर 3 जो है क्या चैप्टर 4 के साथ लिंक्ड है। क्या चैप्टर 4 का प्री रिक्विजिट चैप्टर 3 है? अगर है तो कितना परसेंट? क्या ये 50% अगले चैप्टर में यूज हो रहा है? क्या ये 100% अगले चैप्टर में यूज हो रहा है? ये कितना यूज हो रहा है ना? इस चैप्टर का अगले चैप्टर में कितना का यूज है? अगर आपको ये पता चलता है कि इस चैप्टर का अगले चैप्टर में कोई यूज नहीं है या फिर बहुत कम यूज है, मान लीजिए एक दो टॉपिक में ही इसका यूज है या फिर यूज है ही नहीं मान लो, तो आप चैप्टर नंबर 3 को फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए। फिलहाल के लिए, जस्ट कुछ दिन के लिए, क्योंकि सिंस वो चैप्टर अगले चैप्टर को अभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए चैप्टर नंबर 4 को शुरू कर दीजिए। उसके बाद साइड बाय साइड कुछ समय निकाल के जब आपको लगता है कि चैप्टर 4 का फ्लो बन गया है तो चैप्टर 3 को साइड बाय साइड कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चैप्टर 3 का कोई खास यूज है ही नहीं आगे कई महीनों तक, तो चैप्टर 3 को कुछ देर के लिए भूल जाइए। क्योंकि जब आप 2 चैप्टर्स पैरेलली करेंगे ना तो कोई ना कोई चैप्टर तो सफर करेगा, या तो 3 करेगा या 4 करेगा। तो चैप्टर 3 का अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर 5 में यूज आएगा तो फिर 4 को 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन शुरू करने के बाद आप फिर साइड बाय साइड 3 को कवर कर लीजिए 5 स्टार्ट होने से पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, वो आपका चैप्टर 3 है जो आपका छूट गया है। अब आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम का अभी 5-6 महीने, मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, तो आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ यूज तो आना नहीं है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के बाद भी बाइनोमियल थ्योरम को कर सकते हैं। तो अगर तो स्टैंड अलोन चैप्टर है तो फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं, उसको 2-4 दिन के बाद अगले चैप्टर के पहले या फिर सिलेबस के लास्ट में किया जा सकता है। इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड अपने माइंड को पीसफुल स्टेज में ले आइए और इसको कुछ देर के लिए भूल जाए कि आपका ये चैप्टर रहता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगले चैप्टर के साथ लिंक्ड हो, मतलब इस चैप्टर के बेसिस पे ही अगले चैप्टर को समझा जा सकता है। जैसे कि आप कहें कि मैं बिना वेवी कर्व मेथड के डोमेन के क्वेश्चंस बना लूँगा, अब वो तो पॉसिबल नहीं। अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो चैप्टर किए बिना अगला चैप्टर नहीं कर सकते हैं तो आपके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, या तो आप आज कल परसों में ज़्यादा देर पढ़ के उसको कवर करें, या फिर आप अगले चैप्टर को भूल जाएं और यहीं से अपनी प्रिपरेशन पीछे पीछे शुरू करें टीचर के। वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, वो ये है कि
जितना जितना पोर्शन आपको लग रहा है, जैसे कल टीचर मान लो चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आपको लगता है कि आप उसका सिलेबस देखिए, किसी भी बुक से उसका फ्लो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर 3 का कहाँ कहाँ पे कितना कितना यूज आ रहा है। तो वो वाला यूज जो है ना, वो आप पहले कर लीजिए। कहाँ पे? चैप्टर 4 के होमवर्क वाले स्लॉट्स में। बेसिकली चैप्टर 4 की सॉल्विंग को थोड़ा कम कर दीजिए और चैप्टर 3 को साइड बाय साइड वो चीजें पढ़ लीजिए जो चैप्टर 4 में यूज आएंगी। इससे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 थोड़े थोड़े वीक रहेंगे, लेकिन चैप्टर 5 से आप वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। और ये जो आपके वीक रह गए हैं, वो आपके बेसिकली एक तरह से रिवीजन बैकलॉग में या प्रैक्टिस बैकलॉग में चले जाएंगे। ये कुछ रास्ते हैं जब सिलेबस आपका रहता हो, जब सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है जो आगे वालों के साथ लिंक्ड है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये चीज की जो कॉल है वो आपको चैप्टर बाय चैप्टर लेनी पड़ेगी, एक सिंगल रूल नहीं फॉलो कर सकते, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर रहता है तो अलग चीज है। इमेजिन करिए आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता और अब अगला चैप्टर आपके टीचर सर्कल शुरू करवाने वाले हैं, तो ये तो बहुत कठिन है। बिना स्ट्रेट लाइन के सर्कल कैसे पढ़ेंगे? तो आपको स्ट्रेट लाइन को जल्दी जल्दी एक बार पढ़ देना होगा। आप चाहें तो इस सिचुएशन में जैसे जल्दी जल्दी करना हो, ऐसे ओवरव्यू लेना हो, तो आप वन शॉट सेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वन शॉट से समझना चीजें इतने फास्टर पेस पे, पर केमिस्ट्री में समझी जा सकती है कुछ कुछ पोर्शंस, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट वाइज भी चीजें वेरी करेंगी, ना केवल चैप्टर वाइज। तो ये कॉल आपको लेनी पड़ेगी कि कौन सा मेथड जो मैंने अभी बताए हैं उनमें से आप कर सकते हैं। कोई भी 2 चैप्टर्स ऐसे मत करिएगा कि मान लो एक सब्जेक्ट का बैकलॉग है तो चलो ठीक है, मैं दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ देता हूं और इस सब्जेक्ट को पहले कर लेता हूं, तो फिर दूसरे में बैकलॉग हो जाएगा, फिर फायदा कोई नहीं, आप साइकिल में फंसे रहेंगे। तो वो मत करिएगा। अगर मैं दूसरे तरह के बैकलॉग की बात करता हूं, जो कि है प्रैक्टिस का बैकलॉग। देखिए, प्रैक्टिस का बैकलॉग तब बन जाता है जब मान लीजिए, इमेजिन करिए कि इस हफ्ते आपके घर में कोई फंक्शन है और इस हफ्ते आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अब सिंस आपके घर में फंक्शन है तो आप क्लास तो लगा रहे हैं क्योंकि आपकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है जेई के लिए, बट घर पे आप होमवर्क प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो चैप्टर 3 होगा वो ऑब्वियस सी बात है भाई वीक रह जाएगा ना, उसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। चैप्टर 3 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वीक चैप्टर। अब इसकी प्रैक्टिस कब करी जाए? अब इसकी प्रैक्टिस या तो आप अगले चैप्टर के साथ साथ कर सकते हैं, नहीं तो संडेज को या फिर हॉलीडेज को आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से रखिएगा मार्क करके कि भाई ये वाला जो मेरा चैप्टर है वो वीक रह गया है, उसको मेरे को साथ साथ में स्ट्रॉन्ग करना है। हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम, 1 घंटा जैसे लगा दिया, कभी आधा घंटा लगा दिया, उस सब्जेक्ट के स्लॉट में से दूसरे सब्जेक्ट के स्लॉट को डिस्टर्ब नहीं करना है। टाइम टेबल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, डू नॉट डिस्टर्ब द स्लॉट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट के स्लॉट में से हमने आधा घंटा निकाल लिया और उसको हमने लगा लिया, 1 घंटा लगा लिया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। तो उससे क्या है कि चैप्टर नंबर 3 और अगला चैप्टर थोड़े थोड़े बराबर आने शुरू होंगे। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 4 पे थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, बट वो धीरे धीरे आने वाले स्टेजेस में आप उसको कवर कर सकते हैं। जो तीसरा है हमारा रिवीजन का बैकलॉग, ये बहुत खतरनाक है। ये लास्ट में जाके पता चलता है, 11th के एंड में जब हम, या फिर 12th के एंड में जब हम सारा सिलेबस कर हटते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें तो आता ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें। जैसे ही मान लो आप चैप्टर 1 किया है, ठीक है, चैप्टर 2 कर लिया है आपने, तो चैप्टर 3 के साइड बाय साइड में ना चैप्टर 1 को रिवाइज कर लें। फिर जब आप चैप्टर नंबर लेट से 7 तक पहुंचे तो फिर एक बार चैप्टर 1 की क्विक रिवीजन होती रहे, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहे, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। देखो, जैसे मैथ्स में थ्योरी तो कुछ खास होती नहीं, तो शॉर्ट नोट से फॉर्मूलाज पढ़ लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। केमिस्ट्री में थ्योरी होती है तो आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। फिजिक्स में नोट्स और थ्योरी जो सॉल्विंग है उसका बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप चीज़ें जो है वो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं।
देखो जो बैकलॉग है ना, ये हमारी प्रेपरेशन को रोक देगा जहाँ पे भी ये आएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, और कभी भी है ना, कभी भी उस रास्ते पे ना चलें जिसमें टीचर आपका बहुत दूर निकल गया हो और आप उसको धीरे धीरे पीछे से फॉलो कर रहे हो। डोंट डू दैट, बिकॉज क्या होता है, जब आप रिकॉर्डिंग वाले मोड में पढ़ते हैं, जब टीचर बहुत आगे निकल गया है तो आपको खुद के पेस का पता नहीं चल पाता। दूसरी बात, मान लीजिए टीचर ने आज अक्टूबर 3 को बोला कि भाई ऐसा 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 करना, और तुम 3 अक्टूबर वाले लेक्चर में लेट से 3 दिसंबर में पहुंचे, है ना। तुम्हारे टीचर ने मान लो 3 अक्टूबर को बोला कि भाई इस संडे से ना टेस्ट देने शुरू कर देना, मान लो, है ना। तुम्हारा टीचर कहता है इस संडे से फुल सिलेबस टेस्ट दे देना। अब तुम्हें वो बात 3 दिसंबर को जाके पता चलेगी, तो फिर तो यार उस समय तो अलग चीज हो जाएगी ना। मान लो तुम्हारे टीचर ने इस समय बोला हो कि पार्ट टेस्ट देना, तो उस समय तो जाके तुम फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो टीचर की गाइडेंस होगी, जो टीचर की साथ साथ में जो वो स्ट्रेटजाइज करते हैं, चीज़ें आपको गाइड करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं, उसमें डिले आ जाएगा, और वो डिले जो है वो फिर उन स्ट्रेटजीज को बैकफायर भी कर सकता है ना। इसलिए मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि टीचर के साथ साथ अगर चला जा सके तो चले, है ना। कई बार देखो बैकलॉग हो जाता है इन जनरल, है ना, तो आप ऐसा भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपका अलजैब्रा का बैकलॉग चल रहा है, ठीक है। अलजैब्रा आपको मतलब आपका पीएनसी का बैकलॉग हो गया है, बायनोमियल का बैकलॉग हो गया है, सीक्वेंस सीरीज का भी आपका बैकलॉग हो गया है। अब आपके टीचर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, जैसे एक्सेल बैच में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। आपका अगर पीएनसी, बायनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, इन सब में भी अगर बैकलॉग है तो आप तब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ज्यादा लिंक में नहीं, तो इसको किया जा सकता है। बट वही दूसरी जगह अगर आपका परमुटेशन का बैकलॉग है और आप कहें कि मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लूंगा, वो करना पॉसिबल नहीं है। तो वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आप कर सकते हैं और कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते, है ना। तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उतने लेक्चर्स अपने टीचर के साथ लगाएं, और जो जो रह जाए, है ना, वो फिर लास्ट में या साइड बाय साइड आप कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो टाइम टेबल है ना, वो बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास 3 कमरे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 3 रूम्स हैं, और किसी कारण मान लो एक रूम ऑन फायर है, मतलब एक रूम में क्या लगा है, बैकलॉग की आग लगी है ना, बैकलॉग की आग लग गई है एक रूम में। अब इस रूम में आप जब भी जाओगे तो परेशान ही रहोगे, रहोगे ना परेशान, क्योंकि आपको आएगा हमेशा, अरे बहुत बैकलॉग है, क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। लेकिन आप अपने दिमाग में ये सारे रूम्स जो है ना, वो इंसुलेटेड बनाएं, कि जब आप केमिस्ट्री की क्लास लगाने जाएं, जब आप केमिस्ट्री का काम करें, तो उस समय आपके मन में मैथ्स के बैकलॉग का बोझ ना हो, उस समय आप मैथ्स के बैकलॉग के बारे में ना सोच रहे हो। जब आप फिजिक्स का काम करें तो उस समय आप फिजिक्स के बैकलॉग, फिजिक्स में मैथ्स के बैकलॉग के बारे में ना सोच रहे हो ना। तो आपको रूम्स को क्या करना है, इंसुलेटेड रखना है। अगर आप दिन में 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप हर सब्जेक्ट को 3 घंटे देंगे। अब मैथ्स का बैकलॉग आपको उसी 3 घंटे में ही खत्म करना है। कई बार लोग करते हैं कि मैं इधर से 1.5 घंटा ले लेता हूँ, इधर से 1.5 घंटा ले लेता हूँ और कवर कर लेता हूँ। नहीं, फिर क्या है, उनके चैप्टर भी वीक रह जाएंगे। कहाँ एक कमरे में बैकलॉग वाली परेशानी है, फिर सब सब्जेक्ट में बैकलॉग वाली परेशानी दिखेगी। इट विल गिव यू अ वेरी वेरी रॉन्ग फीलिंग, अ डीमोटिवेशन स्टेज आ जाएगी, जब आपको लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ जेई प्रेपरेशन में। तो वैसा ना करें। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो हर सब्जेक्ट को 4 घंटे दें। उन 4 घंटे में आप उस सब्जेक्ट का बैकलॉग कैसे कवर करोगे, ये आपको प्लानिंग करनी है। आपको बैकलॉग कवर करने के प्लान में दूसरे सब्जेक्ट से टाइम नहीं खींच लेना है। डोंट डू दैट, है ना। दूसरे सब्जेक्ट को, अगर एक सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, सिंपल सी बात है, मान लो आपका फिजिक्स जेई मेन लेवल तक पहुंच गया है, मान लो आपका केमिस्ट्री जो है मतलब ये पहुंचने वाला है जेई मेन लेवल तक, ठीक है। आप मतलब बोर्ड से जेई मेन लेवल तक अपने आप को लेके जा रहे हैं। इसमें आप जेई मेन लेवल को एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं, और इसमें अभी आप लेट से स्टार्ट ही कर रहे हैं।
तो अगर आप इसमें स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री में भी आप आसान आसान क्वेश्चन करें, क्योंकि केमिस्ट्री में तो एक लेवल आपका बन गया है, तो इसकी आप एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करिए उस सब्जेक्ट की, क्योंकि वो अच्छा बन चुका है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है उसमें आप जेई मेंस लेवल की प्रैक्टिस करिए। तो रूम्स को इंसुलेटेड रखेंगे अगर हम, तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट अगर एक वीक है उसका इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे ना पड़े, उसका इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट के स्कोर के ऊपर ना पड़े, एंड वी शुड ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस सो दैट इन द एंड जब पेपर आए तो हमारे तीनों ही सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, तो बैकलॉग को पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, तो बैकलॉग को बनने ही ना दें, ये सबसे पहली बात है ना। अगर बैकलॉग बनेगा नहीं तो भाई फिर आपको ये मेथड्स लगाने की नौबत नहीं आएगी और आप बहुत इजीली करते रहेंगे। बट ना चाहते हुए भी मैं समझ सकता हूँ, कोई भी अपने मन से जानबूझ के तो बैकलॉग नहीं क्रिएट करता है, बट ना चाहते हुए हमारे अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जब हम ना चाहते हुए भी बैकलॉग क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने हैं तो आई एम श्योर आप इन मेथड्स को अप्लाई करके अपने बैकलॉग को सेट राइट कर पाएंगे। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पे आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जेई प्रेपरेशन में। आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू टेक दोज टॉपिक्स फर्स्ट। पीछे भी आपने कमेंट किए थे, उन पे मैंने वीडियोज बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और आप चैनल पे आते देख भी रहे हो। ठीक है, तो प्रेपरेशन में डटे रहें, हम सब आपके साथ हैं। मुश्किल है जर्नी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप भी बाकियों की तरह अच्छा स्कोर करेंगे, आप में भी एक वो कॉन्फिडेंस, एक वो सेल्फ मोटिवेशन आपको ले आनी है कि मैं भी बाकियों के जितना अच्छा रैंक लाऊंगा। अभी भले मैं पीछे हूँ, अभी भले मैं उतने अच्छे रैंक पे नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में मैं बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ूंगा और बाकियों के बराबर आऊँगा, है ना। तो स्लो एंड स्टडी स्टार्ट लें, लेकिन एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पढ़ें, एक लॉन्गर गोल को ध्यान में रख के पढ़ें, तो आपका जो रिजल्ट है, आपके जो रैंक्स है, आपके स्कोर है, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।